आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है, तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि कृपया घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और ठंडी हवाओं के बीच में रहें। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला प्रमुख केंद्रीय प्रोग्राम होता, एक यह प्रोग्राम का सेट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? सेट। काहे का? प्रोग्राम का। ठीक है, तो प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशंस प्रोग्राम चलाने के लिए एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि हमारे जो मुख्य 3 ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा विद्यमान है, जैसे iOS, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, लाइनेक्स, ठीक है, या एक हम और ले लेते हैं एंड्रॉयड। क्या है? एंड्रॉयड। तो ये हमारे मुख्य iOS सिस्टम यही था। ठीक है, इसको हम ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे डॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉस, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से हैं? iOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, etc। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप इसे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आप पहले भी जान चुके हैं। तो आप उसी सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा हिस्सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अतः जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमसे ऑपरेट अथवा बातचीत करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? बातचीत करता है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ उसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो गलत सही जो भी चीज़ें वो जिसके द्वारा वो प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वो चलता है हमारा कंप्यूटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहे एप्लीकेशन बनाइए, चाहे आप सॉफ्टवेयर बनाइए, चाहे आप कोई भी फंक्शंस के लिए ऐप बनाइए, तो ये सभी न सभी किसी न किसी प्रोग्राम का एक सेट होता है। प्रोग्राम मतलब उसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से उसे बनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप समझ चुके हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करता। ठीक है, ये आप समझ गए ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद क्या कहते हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार अपने कार्य को करता है, हम इस पे बात। पहला नंबर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये जो आपका फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रमुख पहला जो काम होता है
प्रोसेस मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि प्रोसेस प्रबंधन में निर्माण हेतु कोई ना कोई प्रतिक्रिया हम करते हैं ना। तो जब हम कोई ना कोई से निर्देश देते हैं तो निर्देश देने के बाद जैसे हमने कीबोर्ड से उसमें कुछ भी टाइप किया तो टाइप करने का ये मैंने प्रोसेस आपको पहले भी बता दिया कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो जैसे हमने कोई उस पर टाइपिंग किया तो वो प्रोसेस करता है, क्या करता है, प्रोसेस करता है, और तो वह प्रतिक्रिया देता है कि यह गलत है कि सही है, ठीक है। रिजल्ट बाद में देता है, पहले क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस निष्पादन में एक प्रोग्राम होता है जो प्रोसेस प्रबंधन के निर्माण में शेड्यूल मतलब एक तरीका बताता है कि हमें किस प्रकार प्रतिक्रियाओं की समाप्ति करना होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यह ओएस को ऐसे संसाधन आवंटित मतलब उसे देते हैं जो प्रतिक्रियाओं को साझा करने और उनमें जानकारी प्रदान करने की अनुमति देते हैं। इसी के भरोसे ही हमारा जो भी हम उसमें आदान प्रदान डाटा का करते हैं या कोई भी उसे निर्देश देते हैं तो जो हमसे साझा करता है किसके मत्थे करता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर दूसरा जो प्रतिक्रिया है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट से आप सीधा समझ सकते हैं कि यह हमारे भंडारण क्षमता से संबंधित है, समझ रहे हैं। जैसे आपकी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस फाइल में, किस डिवाइस में या किस ड्राइव में हमें कौन सी फाइल रखना है और किस ड्राइव में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रखना है, तो ये सारी चीजें हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे अगर हम कोई बात करते हैं कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग में ओएस ऑर्डर को डिस्क्राइब करता है जिसमें प्रोसेस कितनी देर के लिए मेमोरी को एक्सेस करता है और जब प्रोसेस का अनुरोध होता है तो यह प्रतिक्रिया मेमोरी में आवंटित हो जाती है तथा उसके बाद इसे हम मेमोरी में सेव करते हैं। बात सही है। वैसे आपने पहले मैंने आपको बताया था कि जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं तो सारी प्रतिक्रिया कहाँ रहती है, रैम रोम में पाई जाती है। लेकिन जैसे ही उसे हम सेव कर देते हैं तो वह हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में चली जाती है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट हमारा ओएस सिस्टम में यही बताता है कि किस ड्राइव में कितने चीजें हमें रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है फाइल मैनेजमेंट। एक फाइल सिस्टम को कुशल एवं आसान बनाने के लिए उसे हम लोग मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। यहाँ पे तो अभी आपने ये देखा था कि इसको हमने जैसे ओएस के लिए हमने सी ड्राइव दे दिया या अपने चीजों के लिए हमने सीधे डी ड्राइव दे दिया डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये ओएस सिस्टम मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हमने केवल सी ड्राइव में डाला और जो एडवांस चीजें हैं जैसे आपके गाने, पिक्चर्स, मेमोरी, फिल्म, जो भी चीजें अगर हम रखते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो उसे हम डी ड्राइव में रख देते हैं। ड्राइव अपने अनुसार हम संचित कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, एक सेकंड में आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे आपके पास यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क है तो उसे आपने मान लिया कि 10 GB की आपने इसमें बना दिया
सी ड्राइव, फिर तुमने बना दिया 500 जीबी की दूसरी डी ड्राइव, फिर 500 जीबी की आपने बना दिया, मान लो 400 जीबी की बना दिया ई ड्राइव। तो ये जो हम बनाने की जो प्रतिक्रिया करते हैं ये ओएस सिस्टम के तत्काल उसी समय किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये फाइल मैनेजमेंट क्या है? फाइल मैनेजमेंट मतलब जैसे फोटोज को फोटोज के साथ रखना, पिक्चर्स को पिक्चर के साथ रखना, डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना, और गाने को गाने के साथ रखना, वीडियो को वीडियो के साथ रखना, या अपनी कोई प्राइवेसी चीजें अलग से इंप्रूव करके रखना। तो ये सब चीजें कौन बताता है मेरे प्यारे बच्चों? फाइल मैनेजमेंट, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक फोल्डर में अथवा प्रत्येक फाइल्स में हम अपना एक चुनाव कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह इस बात पर नजर रखता है कि जानकारी कहां पे संग्रहित होती है। जैसे आपने यहाँ पे मान लिया एक डॉक्यूमेंट्स का फाइल बना दिया, तो डॉक्यूमेंट्स में केवल आपके पास डॉक्यूमेंट्स वाले ही डाटा पाए जाएंगे। आपने एक म्यूजिक का बना दिया तो म्यूजिक में केवल म्यूजिक ही पाया जाएगा। आपने वीडियो का बना दिया तो उसमें खाली वीडियो ही पाया जाएगा। तो ये सब कौन बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये ठीक है, ये भी एक आपका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो शुरुआती दौर में उसे जब बनाया जाता है तो पहले ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। दूसरा नंबर है, चौथा नंबर आपका आता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि अपनी प्राइवेसी की चीजें अलग रख सकते हैं, तो वो एक प्रकार की सिक्योरिटी ही तो है। या आपका कंप्यूटर कोई दूसरा ना खोल पाए, इसके लिए आप उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड जनरेट कर देते हैं। बात समझ आया? तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम पासवर्ड जनरेट कर देते हैं या किसी भी फोल्डर्स में पासवर्ड डाल देते हैं, इसे हिडन कर देते हैं, तो ये सारी चीजें कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, जिससे हमारा कोई अन्य उपयोगकर्ता उन चीजों को ना देख सके। समझ है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद अगला है एरर, त्रुटियों का पता लगाने में सहायक। त्रुटियों में पता लगाने में सहायक एरर, गलतियां। जैसे अगर आप कोई चीजें रख रहे हैं, तो आप कोई चीजें टाइप कर रहे हैं, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटियों का पता लगाने और कंप्यूटर सिस्टम को खराबी से बचाने के लिए लगातार निगरानी करता रहता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें कोई फाइल इनकरेक्ट हो जाती है, या कोई ड्राइवर्स उसमें अनइंस्टॉल हो जाता है या इनकरेक्ट हो जाता है, तो वो त्रुटि को, या आपने कोई टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें अगर कोई मीनिंग्स की गलती आ जाती है या आप उसे गलत निर्देश दे रहे हैं, तो वो नीचे ऐसे लाइन लाइन करके बता देगा कि भैया ये गलत है। या कुछ और चीजें भी हम देख सकते हैं, जैसे आप गलत पासवर्ड डाल रहे हैं सिक्योरिटी के दौरान, तो भी आपको बता देगा कि भैया गलत है, हम इसे नहीं ओपन कर सकते। बात समझ है? तो ये भी फैसिलिटीज कौन देता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे आप बात करते हैं दूसरा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जहां पे हम ये बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका उपयोग बैचों में समान प्रकार के कार्यों को स्वचालित रूप से निष्पादित अथवा करने के लिए किया जाता है।
स्वचालित, स्वचालित का तात्पर्य पता है? जो स्वयं चलते हैं। अब जैसे आपने गाना स्टार्ट कर दिया, ठीक, किसी भी चीजों में ऑपरेटिंग, तो गाना आपने स्टार्ट कर दिया, जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं तब तक अपने आप चलता रहता है, अपने आप नेक्स्ट होता रहता है, चलता रहता है। तो ये भी एक प्रकार का जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सभी यूजर्स को कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करने की अनुमति देता है ताकि रिसोर्स का अधिकतम यूटिलाइजेशन हो सके। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई उपयोगकर्ता अपनी चीजों को किसी दूसरे कंप्यूटर्स में शेयर करता है तो एक ही समय पर कई सारे फाइलों को शेयर करता है या कई सारे कंप्यूटरों को में अपनी डाटा को शेयर करता है, तो ऐसे बने ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अब इसके बाद दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह विभिन्न कंप्यूटरों के ग्रुप को मैनेज करता है और एकल कंप्यूटर प्रतीत होता है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप बैंकों से ले सकते, समझ रहे हैं? ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति पूरे भारत में या पूरे स्थानों के बैंक को ऑपरेट करता है। बात समझ आया? जैसे अब एक ब्रांच में कई सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, पर उसका जो मुखिया होता है वहां पे एक कंप्यूटर सिस्टम के जो भी लोग काम करते हैं वो सारी चीजें उसमें जाती रहती हैं। वो सारी चीजें वो देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कौन कौन कंप्यूटर में क्या क्या कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितने क्या, सब कुछ देख लेता है। तो ऐसे बने कंप्यूटरों के ग्रुप को मैनेज करने का जो काम करता है वो करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है मेरे? लाल अलग नंबर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यह एक नेटवर्क पर कनेक्शन और संचार द्वारा फाइलों और संसाधनों को साझा करने की अनुमति देने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क पर अनेक कंप्यूटरों और डिवाइसेस को जोड़ता है। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जैसे ये सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक केबल आती है जो नेटवर्किंग शेयरिंग करती है, तो अगर हम सब में ऐड कर देंगे तो वहाँ जो कंप्यूटर का मेन हेड जो रहेगा तो वो तत्काल भेजेगा तो वो चीज़ें सभी में चली जाएंगी, या यहाँ पे कोई व्यक्ति भेजेगा दूसरा चीज़ तो उसमें चली जाएंगी। समझ आया? तो ये नेटवर्किंग के माध्यम से होता है। जैसे आप व्हाट्सएप से कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, अब एक साथ आप 10-15 फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं ना? तो बस यही नेटवर्किंग एरिया होता है। और लास्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देश सीमाओं के अंदर प्रोसेसिंग किया जाना चाहिए, नहीं तो सिस्टम फेल हो जाता है। इसकी एक सीमा होती है। सीमा जैसे अगर आप भारत में हैं, भारत में अगर अभी इस समय 8:45 है AM में और आपके सिस्टम में 12:40 PM है, तो जब आप कोई चीजें ओपन करेंगे, मान लेते हैं क्रोम ओपन करते हैं नेट से कनेक्ट होकर के, तो ये आपका एरर बता देगा। क्या बता देगा? एरर बता देगा, वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बंद है। तो जब आप जिस टाइम पे उसे क्लिक करके उसे सेव करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 12:05
और यहाँ पे ये 19 और 4/2200 का तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जब हमारा टाइम वैल्यू एकदम एग्जिस्ट, एकदम क्लियर, एकदम सही होगी, तभी हमारा कंप्यूटर अच्छे से रन कर पाएगा, अच्छी से चीजों को देख पाएगा, अच्छी चीजों को शेयर कर पाएगा। अन्यथा वो चीजें ओपन ही नहीं होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल फिर हम इसके अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसका शेड्यूल कैसे होता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, या उस पर हमें मेन कंप्यूटर जब हम फॉर्मेट करते हैं उसके बाद उसमें क्या क्या हमें उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिलता है, उसकी फाइल डायरेक्टरी कैसी होती है, उसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड होती हैं, ये सारी जानकारी हम आपको कल बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको समझ ना आई हो वो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए। बस जाते जाते फिर से एक ही बात है कि गर्मी बहुत तेज है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ठंडी चीज़ों का सेवन करें और एक बारगी टेम्परेचर को बदलने की कोशिश ना करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि धूप में रहते हैं, फिर तत्काल जा कर के घर में जाते ही ठंडा पानी पी लेते हैं, जिससे उनके अंदर टेम्परेचर चेंज करने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है। इससे बीमारियां ज़्यादा होंगी। इसलिए पहले घर में जाइए, 10-15 मिनट इंतजार करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप पानी पीजिए। एक बारगी मत ठंडा पानी पीजिए, और ना ही एक बारगी आप पैर हाथ धुलिए, अन्यथा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कृपया ख्याल रखिए और सभी नियमों का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।